इंडक्टिव लॉजिक सही को गलत और गलत को सही सिद्ध करने का सबसे बड़ा आधार है। हमारे भारतीय समाज में एक बहुत ही दूषित धारणा प्रचलित है। वो ये है कि लॉजिक से धर्म नहीं समझा जा सकता। अक्सर आप सभी लोगों ने इस प्रकार की धारणा को कहीं ना कहीं सुना अवश्य होगा। जब कभी भी कोई लॉजिकल व्यक्ति लॉजिक के माध्यम से धर्म की व्यवस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करता है, धर्म से उपजी हुई समस्याओं, बुराइयों, अंधविश्वासों और पाखंडों पर प्रश्न खड़ा करता है या किसी प्रकार के धार्मिक वाद विवाद में हिस्सा लेता है, तो उसे ये बोलकर टोका जाता है कि साहब, धर्म में लॉजिक क्यों घुसा रहे हो, लॉजिक से धर्म नहीं समझा जा सकता। दोस्तों, ये धारणा ही बिल्कुल ही गलत और आधारहीन है। सत्य तो ये है कि लॉजिक से ही धर्म और दर्शन दोनों समझे जा सकते हैं, या यूँ कहें कि लॉजिक से ही सब कुछ समझा जा सकता है, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि भारतीय लॉजिकल माइंडसेट की बात की जाए तो इसका आशय हम भारतीयों के माइंडसेट से है, जिसके माध्यम से हम भारतीय लोग सही को गलत, गलत को सही ठहराने या सही और गलत को समझने और समझाने में लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा लॉजिक को समझते हैं। दरअसल लॉजिक एक विधि है, एक गणित है, एक माइंड की कैलकुलेशन है, जिसके आधार पर हम दो या दो से अधिक समस्याओं में से सत्य को निकालने की कोशिश करते हैं और उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखा जाए तो लॉजिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंडक्टिव लॉजिक, दूसरा है डिडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक एक ऐसा लॉजिक है जो इंडक्शन प्रोसेस पर आधारित है, जिसमें हम दो या दो से अधिक समस्याओं से सत्य को फाइंड आउट करते हैं या फिर पहले से करके रखते हैं और उसको आधार बनाकर उसके आधार पर अन्य समस्याओं का निराकरण करते हैं या फिर अन्य समस्याओं के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी ने कहा कि मेरा भाई स्कूल में प्रथम बेंच पर बैठता था और उसने स्कूल टॉप किया। फिर उसने एक और उदाहरण दिया कि मेरा दोस्त भी स्कूल की प्रथम बेंच पर बैठता था, उसने भी स्कूल टॉप किया। और उसने एक और उदाहरण दिया और कहा मेरे मामा का लड़का भी स्कूल में प्रथम बेंच पर बैठता था और उसने भी स्कूल टॉप किया। और इस आधार पर वो एक निष्कर्ष पर पहुंचा और उसने कह दिया कि जो बच्चे स्कूल में प्रथम बेंच पर बैठते हैं वो हमेशा स्कूल टॉप करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके पहले के तीनों उदाहरण बिल्कुल सत्य थे, पर उस सत्य के आधार पर वो जिस निष्कर्ष पर पहुंचा जरूरी नहीं है कि वो भी सत्य हो, वो असत्य भी हो सकता है। पीछे की बेंच पर बैठने वाला बच्चा भी स्कूल टॉप कर सकता है, पर उसने उन शुरुआती तीन सत्यों को आधार बनाया और उसको सभी बच्चों पर लागू कर दिया और एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो बच्चे प्रथम बेंच पर बैठते हैं वो सभी स्कूल टॉप करते हैं। इस प्रकार के लॉजिक को इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। इनको लगाना बहुत आसान होता है, पर इस प्रकार के लॉजिक से सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। देखा जाए तो कुछ मामलों में ये सही बैठते हैं, पर ज़्यादातर मामलों में इनके भटकने का चांस हमेशा बना रहता है। दूसरा जो लॉजिक है
जिसे हम डिडक्टिव लॉजिक के नाम से जानते हैं, एक डिडक्शन प्रोसेस पर आधारित होता है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कोई शहद का छत्ता है और छत्ते में जो शहद है वो सत्य है। ऐसे में यदि हमें शहद सत्य तक पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें सारी मधुमक्खियों को छत्ते से हटाना पड़ेगा, फिर छत्ते को हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही शहद सत्य तक पहुंचा जा सकता है। देखा जाए तो सिर्फ डिडक्टिव लॉजिक के आधार पर ही सही सत्य और सही निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। पर डिडक्टिव लॉजिक के साथ में एक दुविधा जुड़ी होती है, क्योंकि एक काफ़ी जटिल लॉजिक है। इसमें आपको सभी संबंधित पहलुओं का ध्यान रखना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ इंडक्टिव लॉजिक काफ़ी सरल होता है। बस इसमें 2 या 3 उदाहरण को उठा लो और उसे सभी समस्याओं पर लागू कर दो। यही कारण है कि हम भारतीय लोग हमेशा से ही इंडक्टिव लॉजिक का प्रयोग करते हुए आए हैं और अब तक तो हम लोगों का ये लॉजिकल माइंडसेट भी पूरी तरीके से इंडक्टिव लॉजिक पर आधारित हो चुका है और हम बहुत ही आसानी से इस प्रकार के लॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। यहाँ तक कि पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति को भी आसानी से इस प्रकार के लॉजिकल ट्रैप में फंसते हुए आसानी से देखा जा सकता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कुछ समय पहले जब कोरोना महामारी के मामले सिर्फ चाइना में ही थे और 2-4 मामले ही भारत में आने शुरू हुए थे, ऐसे में हिंदू महासभा के एक आचार्य ने कहा कि गौमूत्र से कोरोना ठीक किया जा सकता है। फिर क्या था, लोग गौमूत्र को रामबाण बताने लग गए और कई प्रकार के तर्कों के माध्यम से गौमूत्र को सही ठहराने लगे। एक वाकया मेरे साथ भी हुआ जब मैं अपने साथ के लोगों से भारत में फैले अंधविश्वास पर डिस्कशन कर रहा था और जब बात गौमूत्र पर आई तो ऐसे में हमारे ही डिपार्टमेंट के एक इंजीनियर साहब खड़े हो गए और मेरा विरोध करने लगे। उन्होंने कहा, बिल्कुल गौमूत्र से कोरोना ठीक किया जा सकता है। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने तर्क दिया, आपका गांव में घर है? मैंने कहा हाँ है। घर तो सभी का होता है, मेरा भी है। फिर उन्होंने पूछा, घर में फर्श पड़ी है या मिट्टी का है? मैंने कहा पहले तो मिट्टी का था, अब फर्श पड़ गई है। अब उन्होंने कहा, जब आपका घर मिट्टी का था तब उसकी लिपाई पुताई भी होती थी? मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ बिल्कुल होती थी। हमारी मम्मी और हमारी दादी घर का लिपाई पुताई कर देती थी। फिर उन्होंने पूछा, आपकी मम्मी किस चीज़ से घर की लिपाई पुताई करती थी? मैंने कहा मिट्टी और गोबर से करती थी। अब उन्होंने अपने तर्क को आगे बढ़ाया और कहना शुरू किया, आपकी मम्मी गोबर से लिपाई पुताई इसलिए करती थी क्योंकि गोबर में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जो बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शन को नियंत्रित करते हैं, उन्हें ख़त्म करते हैं। इसलिए आदिकाल से ही हम लोग गोबर का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। देखा जाए तो उनके तर्क में काफ़ी दम था, वो किसी को भी सहमत कर सकता था। पर तब तक मैं समझ चुका था कि उनका तर्क किस दिशा में जा रहा है। जब उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली तब मैंने कहा, सर आपकी सारी बातें सत्य हैं। ये भी सत्य है कि गोबर में काफ़ी सारे गुण होते हैं। ये भी सत्य है कि गोबर के प्रयोग से बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शन को नियंत्रित किया जा सकता है। पर यह सत्य नहीं है कि गोबर या गौमूत्र से कोरोना वायरस को ख़त्म किया जा सकता है या गौमूत्र से सभी प्रकार की बीमारियों को
ख़त्म किया जा सकता है, इसका कोई आधार नहीं है और ना ही अभी तक कोई रिसर्च है। जिस दिन आधार मिल जाएगा उस दिन हम स्वीकार भी कर लेंगे, पर जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि गौमूत्र से कोरोना ठीक हो जाएगा, इस प्रकार का दावा करना एक प्रकार की अफवाह और अंधविश्वास ही है। और जहाँ तक आपके लॉजिक का प्रश्न है तो आपका लॉजिक सही नहीं है। आपका लॉजिक एक प्रकार से इंडक्टिव लॉजिक है और इंडक्टिव लॉजिक के माध्यम से ज़्यादातर मामलों में सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। एक दूसरा वाकया भी मैं आपको सुनाता हूँ। बीते जनवरी जब मैं नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के लिए दिल्ली गया तो वहाँ पर भी मुझे एक महान पुरुष मिले। दिखने में काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे थे, उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी। बात बात में उन्होंने मुझसे पूछ लिया, क्यों आए हो इधर? मैंने कहा, सरकार ने जो नागरिकता संशोधन का बिल पास किया है उसका विरोध करने आए हैं। अब उन्होंने कहा, तुम भटक गए हो। सरकार ने जो बिल पास किया है वो बिल्कुल सही है। ज़रूर तुम किसी के कहने या फिर बहकावे में आकर यहाँ तक आ गए हो। मैंने कहा, नहीं, मैं किसी के कहने पर नहीं आया हूँ। ये हमारा खुद का दृष्टिकोण है और ये बिल भारतीय संविधान के समानता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, उसकी प्रस्तावना पर भी फिट नहीं बैठता है। और भी कुछ तर्क मैंने उन्हें दिए जो शायद उन्हें पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा, तुम बेवकूफ़ हो जो नेताओं के बहकावे में आ गए। मैंने पूछा, कैसे? उन्होंने पूछा, तुम्हारा कोई दोस्त है? मैंने कहा, हाँ है, एक नहीं कई सारे दोस्त हैं। फिर उन्होंने तर्क दिया, जब आपका दोस्त आपके घर आता है और किसी कारणवश रात भर के लिए आपके घर पर रुकना चाहता है तो आपके पिताजी आपके दोस्त को घर के अंदर सुलाते हैं या फिर घर के बाहर सुलाते हैं? मैंने कहा, जी घर के बाहर सुलाते हैं या फिर बरामदे में सुलाते हैं। उन्होंने कहना शुरू किया, आपके पिताजी आपके दोस्त को घर के बाहर सुलाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है घर के अंदर सुलाने पर आपके घर को खतरा हो सकता है। वो व्यक्ति आपके घर को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, आपके घर में चोरी भी कर सकता है। मैंने कहा, जी आपकी बात तो बिल्कुल सही है। फिर से उन्होंने कहना शुरू किया, अब आप अपने घर को बड़ा करो तो क्या बनेगा? मैंने कहा, जी गांव बनेगा। उन्होंने कहा, थोड़ा और बड़ा करो। मैंने कहा, जी शहर बनेगा। उन्होंने कहा, थोड़ा और बड़ा करो, अब क्या बनेगा? मैंने कहा, जी राज्य बनेगा। उन्होंने पूछा, राज्य को बड़ा करोगे तो क्या बनेगा? मैंने कहा, जी देश बनेगा। अब उन्होंने कहना शुरू किया, जब तुम अपने घर में किसी अनजान या फिर दोस्त को घुसने नहीं दे रहे हो, फिर अपने देश में कैसे किसी को घुसने दे सकते हो? तर्क उनका काफ़ी सॉलिड था, पर मैंने उत्तर दिया, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हम अपने देश में किसी को क्यों घुसने दें। ये काम तो सरकार कर रही है जो मुस्लिम को छोड़कर अन्य धर्म के लोगों को अपने देश में इनवाइट कर रही है। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि इस कानून के जरिए प्रमाण पत्रों के अभाव में अपने देश के लोगों की नागरिकता जा सकती है, उनके साथ भेदभाव हो सकता है। इसीलिए तो मैं विरोध करने आया हूँ और ये कानून लोगों की समानता के अधिकारों को भी छीनता है, यहाँ तक कि हमारे संविधान के मूल प्रस्तावना की भी खिलाफत करता है। और हाँ सर, आपके तर्कों में कुछ मूलभूत कमियां हैं, क्योंकि गांव गांव होता है, देश देश होता है। एक देश में
लाखों की संख्या में गांव होते हैं, देश में पुलिस होती है, सिस्टम होता है, न्यायपालिका होती है, देश का अपना संविधान होता है। ये सारी चीज़ें गांव में नहीं होती, इसलिए गांव को तर्क का आधार बनाकर सारे देश पर लागू कर देना उचित नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार के तर्क का प्रचलन हमारे देश में बहुत अधिक है। यहाँ तक कि अब तक ये हमारा लॉजिकल माइंडसेट भी बन चुका है। हम लोग इसी प्रकार के तर्कों को अपना आधार बनाते हैं और खुद भी इसी प्रकार के तर्कों के जाल में फंस जाते हैं। इस प्रकार के तर्कों का सबसे अधिक प्रयोग हमारे धर्मगुरु भगवताचार्य, शंकराचार्य लोग, मुल्ला मौलवी और पाखंडी लोग करते हैं, जहाँ पर और रामचरितमानस सभी चीज़ों पर लागू कर देते हैं। कुछ श्लोक और हम आयतें उठा लेते हैं, बड़ी आसानी से उनके तर्कों के जाल में फंस जाते हैं और उनके अंधविश्वासों, पाखंडों और धार्मिक कर्मकांडों में बराबर का भागीदार बनते रहते हैं। इंडक्टिव लॉजिक सही को गलत और गलत को सही सिद्ध करने का सबसे बड़ा आधार है।